अटॉर्नी जनरल की अगर मैं बात करूं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, ये भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार के वकील होने का क्या मतलब है कि भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रिलेटेड कोई भी केसेस चल रहे हैं, वो ये डील करते हैं। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के वकील होते हैं। राज्य सरकार को ये रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट की हाई कोर्ट में। ठीक है। अभी तेरे को मेरी याद आ ये बोला हिंदू और मेरी हिची बन गई। देख भाई कितना याद करती है मेरे को यार। माइक बंद कर लीजिए जी प्लीज। कल शाम को मैं खुशी आ रही थी। माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल। इनका नाम है श्री आर वेंकटा रमानी। श्री आर वेंकटा रमानी को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में वर्ष 2022 में नियुक्त किया गया था, 3 साल के लिए। 3 साल पूरे होने के बाद इनकी पुनः नियुक्ति की गई है 2025 में 2 साल के लिए। अटॉर्नी जनरल ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, संघीय कार्यपालिका होती है, उसके एक अंग होते हैं। संघीय कार्यपालिका के अंदर आपके आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल भारत के। अटॉर्नी जनरल इस देश के सबसे बड़े महान्यायवादी के पद पर आसीन होते हैं, यानी कि सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के अंदर इनके बारे में बात की गई है, तो यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो आर्टिकल 76 के अंदर इनके बारे में चर्चा की गई है। अब इनके अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट कैसे नियुक्त करते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस मिलती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कि इनको आपने नियुक्ति करनी है। केंद्र सरकार खुद चूज करती है कि हमको किसको अपना अटॉर्नी जनरल बनाना है। अटॉर्नी जनरल की योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लेवल के हों, यानी कि उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनाए जा सकें। ठीक है जी। साथ ही साथ 5 वर्ष का उनके पास, मैं लाइन पढ़ देता हूं, एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ वो किसी हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक जज रहे हों, किसी एक हाई कोर्ट में रहे हों, वैसा तो बहुत कम होता है। एक प्रावधान है कि या तो किसी एक हाई कोर्ट में हो या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स में, कुल मिला के 5 साल तक वो, ये योग्यताएं बता रहा हूं मैं अटॉर्नी जनरल बनने की, 5 साल तक वो जज रहे हो, या फिर 10 साल तक किसी एक हाई कोर्ट में या अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर, टोटल 10 साल तक वो वकालत उन्होंने की हो। साथ ही साथ राष्ट्रपति की नजर में वो एक प्रख्यात न्यायवादी हो, यानी कि रिनाउंड नॉलेजेबल, ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ का नॉलेज हो, वो होना चाहिए। तो ये होगी उनकी एलिजिबिलिटी। अपॉइंटमेंट ये होगी उनकी एलिजिबिलिटी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हम वैसे बोल के चलते हैं ये 5 साल के लिए होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पहले 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया था। अब 2025 में पिछले साल इनकी पुनः नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है, तो 3 + 2 5 हो गए। तो इनका जो टर्म है, संविधान में ऐसा कोई फिक्स नहीं रखा है, सरकार खुद इस चीज को देखती है। इनको अगर हटाना हो तो उसका भी संविधान के अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया किस आधार पर इनको हटाया जाएगा, इनको हटाने का क्या प्रोसीजर रहेगा, ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं बताया गया है। ये तब तक अपने पोजीशन पर बने रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है। तो यानी कि इनकी टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है, सेफ एंड सिक्योर नहीं है। राष्ट्रपति इनको कभी भी अपनी इच्छा ना होने पर भी हटा सकते हैं। ठीक है, किसी किसी समय हटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के जब मन करेगा हटा देंगे, राष्ट्रपति को भी एडवाइस ही मिलेगी ना, तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं किसी भी समय। तो इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं, वो खुद भी छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की कोई मिनिमम एज लिमिट भी ऐसी कोई फिक्स नहीं, क्योंकि ऐसी मिनिमम एज लिमिट जज बनने की भी कोई नहीं है हमारे देश के अंदर। कर्तव्यों और कार्यों की बात करें तो इनका सबसे प्रमुख कर्तव्य ये होता है कि ये भारत सरकार को लीगल एडवाइस देते हैं।
ऐसे मामले में जिसमें भारत सरकार इन्वॉल्व होती है। कई बार राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह लेते हैं किसी मामले पर, कानूनी मामले पर, तो वो सलाह लेने का काम, वो सवाल लेके जाना, सलाह लेके आना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम करते हैं। ठीक है? भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पेश होते हैं। यहां पर हाई कोर्ट तो मैंने लिखा है, बट हाई कोर्ट में वो नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके साथ एक एडिशनल, इनके साथ सॉलिसिटर जनरल भी अटैच किया होता है। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ एक और व्यक्ति होते हैं, उनको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इनके काम में हेल्प करते हैं, वर्क डिवाइड करके ये लोग काम करते हैं। तो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, महान्यायाधिवक्ता भारत के, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक भारत सरकार के केस सुनते हैं, या राष्ट्रपति का कोई सलाह सूत्र होता है, कोई सवाल होता है, तो वो राष्ट्रपति का मैसेज लेकर जाते हैं, वहां से जवाब लेकर आते हैं। और बाकी जो इनके साथ सॉलिसिटर जनरल है, वो हाई कोर्ट्स वगैरह में भी केस सुनते हैं, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी का हो, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हो, जैसे भारत के जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका कोई केस हो, तो ये उसको हैंडल करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई केस हो। ठीक है? ये मैंने आपको जो बता दिया, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कोई रेफरेंस दिया जाता है, तो आर्टिकल 143 के अंदर तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मामले पर सलाह ले सकते हैं। अब इनके अधिकार और सीमाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल क्योंकि संघीय कार्यपालिका के भाग होते हैं, तो ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों के जो भी मीटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। कोई भी ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसमें भाग ले सकते हैं, या पार्लियामेंट की कोई कमेटी है जिसमें इन ये सदस्य होते हैं, उस मीटिंग में भी ये भाग ले सकते हैं। बट एक चीज जो इनको नहीं है, वो है पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कहीं पर भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ये वोट नहीं कर सकते, तो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके मेंबर है, उसमें ये लोग, इसमें भी ये वोट नहीं कर सकते, तो वोट डालने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट की सिटिंग ये अटेंड कर सकते हैं, वहां अपनी बात भी रख सकते हैं, इनको बुलाया भी जा सकता है। ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, तो वहां पर भी जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन वोट डालने का अधिकार इनको कहीं पर भी नहीं होता। साथ ही साथ जिस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जैसे एक एमपी को कुछ सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं जिसको हम विशेषाधिकार बोलते हैं, वो विशेषाधिकार इनको भी प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार जैसे सांसद होता है, पार्लियामेंट के अंदर वो कोई बयान देता है, कोई बात कहता है जो गलत है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर है। अगर वही वो गलत बयानबाजी बाहर मीडिया में करता, ओपन में करता, पार्लियामेंट से बाहर, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। तो ऐसी ही इम्यूनिटी जो है, इनको भी प्राप्त होती है कि अपने कार्य से संबंधित ये कोई भी बात कहते हैं या ऑर्डर निकालते हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होती है, क्योंकि ये अपने पद के अनुसार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है? प्राइवेट केस भी सुन सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई केस नहीं लेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो, ठीक है? अगर इनको कोई केस लेना भी है ऐसा, तो भारत सरकार से इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ नियुक्त किया जाता है, इनकी सेवाएं ली जाती हैं, तो ये कोई सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी? साथ ही साथ ये भारत सरकार के विरुद्ध किसी को कोई सलाह नहीं देंगे, कोई ऐसा केस नहीं लड़ेंगे जो सरकार और देश के खिलाफ ही हो, अगेंस्ट जाए कानून के। ठीक है जी? ये मैंने आपको बताया, डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये कोई ऐसा केस लेना चाहते हैं जहां पे उन्होंने उनको किसी क्रिमिनल को जिसको सजा सुनाई है उसको डिफेंड करना है, तो उनको भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी? ये जब तक अपनी पोजीशन पर है, ये किसी कंपनी के, किसी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर की या प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर करना है तो इनको जरूरी है, तो फिर भारत सरकार से परमिशन लेके, अगर सरकार अलाउ करती है तो। इनके साथ सॉलिसिटर जनरल भी जोड़े गए होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल के साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी जोड़े गए होते हैं, ताकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो कामकाज है सरकारी, उसमें इनके हेल्प कर सके। इसी प्रकार का सेम ऑफिस हर राज्य के अंदर भी होता है। राज्य के अंदर इनको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, आर्टिकल 165 के अंदर। तो एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल
राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे तो इनका मुख्य काम ये होता है सिर्फ हाई कोर्ट और अपने स्टेट की हाई कोर्ट तक ही सीमित होता है कि अपने सरकार को हाई कोर्ट में अपनी हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना, उस मामले को मुद्दे को पेश करना, सरकार का पक्ष रखना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाके सरकार का पक्ष रख सकते हैं, इनका ये राइट होता है। भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर, यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी भारत की किसी कोर्ट में जाकर उसकी हियरिंग सुन सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ठीक है जी। अब एडवोकेट जनरल जो राज्य के हैं वो आर्टिकल 165 के अंदर उनके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ महाधिवक्ता का अधिकार और कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 और 170 के तहत भी निर्दिष्ट है। तो यानी कि जो एडवोकेट जनरल हैं स्टेट के, उनका जो कामकाज करने की जो पावर है, अथॉरिटी है और उनका जो काम है, फंक्शन है, वो हमारे अनुच्छेद 165 और 170 के अंदर भी बताया गया है। तो आपने सिर्फ 165 ही ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है और इनकी योग्यता ये होती है कि ये हाई कोर्ट के जज के रूप में भी नियुक्त किए जा सकें। इतना लेवल इनका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल बनने के लिए ये योग्यता चाहिए। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक गवर्नर की इच्छा हो, वहां पर राष्ट्रपति की इच्छा थी, और इनको जो भी भत्ता वगैरह कुछ मिलना है वो राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। अनुच्छेद 170 के अंदर ये बोला गया है कि हर मंत्री और एडवोकेट जनरल राज्य का, इनको ये अधिकार होता है कि वो विधानसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स, डेली मीटिंग पर चर्चाएं चल रही हैं उसमें भाग ले सकते हैं। तो मिनिस्टर तो चलो ले ही सकता है, तो ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, हमारे हिमाचल में तो नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उसमें भी ये भाग ले सकते हैं। ये वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह ही है, अपनी बात रख सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। अब एडवोकेट जनरल बनने की क्या योग्यता है? पहले तो भारत के नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? इनको हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके, इतनी योग्यता इनकी होनी चाहिए। तो ही मस्ट ही मस्ट मेट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। और यहाँ जो नीचे जो क्राइटेरिया है, सिटीजन तो होना ही चाहिए ना, वो तो छोड़ ही दो। तो ये वाले जो लास्ट वाले दो हैं, यानी कि या तो वो 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में रहे हो, जैसे जज वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक, या फिर एक और दूसरी जो क्वालिफिकेशन उनकी होनी कि 62 साल से ऊपर इनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 62 ईयर ऑफ एज, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की एज जो है वो 62 होती है रिटायरमेंट की। तो इतनी इनकी एज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी है। इनको हटाने का क्या है? सेम वही है जैसे हमने पीछे किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केस में। इनका भी संविधान ने कुछ फिक्स नहीं रखा है कि क्या टाइम पीरियड रहेगा और इनको हटाने का क्या ग्राउंड प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो गवर्नर इसको कभी भी हटा सकते हैं, ये अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं राष्ट्र गवर्नर को, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, सिंपल है चीजें, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अभी भारत में के अंदर जो एडवोकेट जनरल का जो पोजीशन डिपार्टमेंट बना था वो 1971 से बना, और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है वो श्री अनूप कुमार रतन है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के मामलों को या उससे संबंधित मामलों को हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर रखते हैं। तो जो भी हाई प्रोफाइल सीनियर केसेस होते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से जुड़े हुए, यही देखते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका टॉपिक, मेन मेन जो हमने किया। सॉलिसिटर जनरल का मैंने आपको पहले बता दिया है। सॉलिसिटर जनरल सपोर्ट करने के लिए होते हैं, वर्क डिवीजन करने के लिए होते हैं, और इनके साथ एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। इनके अपॉइंटमेंट जो है वो एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, उनकी रिकमेंडेशन पर जो है प्रेसिडेंट द्वारा सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ये भी बहुत बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें इसमें टॉपिक देख लो जरा। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं हम।
सो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ही है। इसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटा सा टॉपिक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे। इनके बारे में वैसे आप इंट्रोड्यूस्ड ही हैं क्योंकि ये गांव में ऑपरेट करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सहकारी समितियां गांव में होती हैं। इनका पर्पस ये होता है, सेल्फ हेल्प और सहकारी समितियों का पर्पस एक होता है रूरल पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना, सोसाइटी में वो भी अच्छे से ग्रो कर सके, इन चीजों का ख्याल रखना। आपको कोई कला आती है, स्किल आती है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। आपको सहकारी स्तर पर लोन वगैरह कुछ चाहिए काम शुरू करने के लिए या घर के किसी प्रोग्राम फंक्शन के लिए, तो ये सारी वो हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के जो है आपके जीवन के स्तर के सुधारने के लिए, आपको जीवन में किसी प्रकार की जो बेसिक चीजें उनकी कोई कमी ना रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब है। तो कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? ये एक संस्थाएं होती हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, जो हमारे कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, आम साधन होते हैं, उनको कॉमन किया जाता है, साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है आपस में। अमूल सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे देश के अंदर। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जब संवैधानिक दर्जा मिल गया है तो संविधान के भाग 9B के अंदर इनको स्थान मिला है द कोऑपरेटिव्स के नाम से, और आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इनकी चर्चा हुई है। ठीक है जी। अब पार्ट 9 के अंदर तो पंचायत आती है, पार्ट 9A के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, 9B के अंदर कोऑपरेटिव्स आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक कि हमारे संविधान के भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, उसके भी अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज C के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज शब्द को जोड़ा गया है। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की थी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कुछ टाइम पहले हमने ये टॉपिक्स किए हैं शुरू में। तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत भी संविधान के भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 43B के अंदर उनकी चर्चा की गई है। 2021 में भारत सरकार ने अलग से एक कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का भी गठन किया है ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फंक्शन ठीक से हो सके। भारत के अंदर बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई थी 1903 में बंगाल के अंदर। बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा ये सारी चीजें आगे चल के संचालित हुई। अब समझने वाली बात यह है, ये बोर्ड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बहुत तरह की सोसाइटीज होती हैं, इनके अंदर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 21, उससे ज्यादा नहीं। या फिर राज्य सरकार जैसे भी कानून बना के चीजों को कर सकती है। ये चीजें सिंपल इंफॉर्मेशन वाली हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है जब ये चुने जाते हैं। और इनका जो चुनाव है, जैसे टर्म पूरा होने वाला होता है उससे पहले हो जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेनिफिट क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि इस पर हम समय व्यस्त करने की हमें आवश्यकता नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं जो थोड़ा बहुत इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको स्वयं सहायता समूह, विशेष रूप से ये महिलाओं का ही होता है, पुरुषों का नहीं होता है। अगर होता है तो उसमें सिर्फ पुरुष ही होते हैं। महिलाओं का होता है, इसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं, पुरुष और महिला इकट्ठे नहीं होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, और ज्यादातर ये महिलाओं का ही ग्रुप होता है। तो महिलाओं को कोई भी कला आती है, कुछ भी आता है, तो उसको वो निखारते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो कोई चीज बनाने का हो, बना के बेचने का हो, वो सारे चीजें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें हेल्प करता है। ये सेल्फ हेल्प, खुद को हेल्प करनी है, आपको जो आता है उसको और अच्छा करके उसको यूज करना है अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपने फैमिली के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, कौशल की कमी है, इन सब चीजों को दूर किया जाता है, कलेक्टिवली सब मिलकर इस चीजों को दूर करते हैं, इससे बाहर आते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा कि नाम से क्लियर है, खुद को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ना, ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही होता है, महिलाओं के लिए द्वारा ही होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि एक बड़ा प्रमुख उद्देश्य है वो है सेविंग्स करना, सेविंग्स की आदत डालना। तो सेविंग की आदत तभी डलेगी तो थोड़ा बहुत बैंकिंग कल्चर से भी जुड़ेंगे। तो बैंकिंग कल्चर को, बैंक में कैसे जाते हैं, फार्म भरते हैं, पैसे जमा होते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, एटीएम कैसे ऑपरेट होता है,
ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ओटीपी, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेंबरशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हर सदस्य को उसका मेंबर नहीं बनाया जाता। एक परिवार में केवल एक ही सदस्य मेंबर बनता है, तो परिवारों को जोड़ा जाता है, यहाँ पे सदस्य नहीं बनाने जाते। फ्रॉम वन फैमिली ओनली वन पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ सेल्फ। तो हमने फैमिलीज को ज्यादा जोड़ना है, सदस्य ज्यादा नहीं बनाने हैं, एक परिवार से केवल एक। तो मैंने आपको शुरू में बोला कि या तो ये पुरुषों का ही होगा या महिलाओं का ही होगा, लेकिन इसमें महिलाओं का ज्यादा होता है क्योंकि महिलाओं को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा माना गया है। ये आपको ऋण के नीचे तले दबने से रोकते हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को सुधारते हैं, जेंडर इक्वालिटी लेकर आते हैं। साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करता है। प्रेशर ग्रुप माने जो अपना काम करवाने के लिए या कुछ भले का काम करवाने के लिए सरकार या स्थानीय प्रशासन के ऊपर दबाव भी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इसको कर लिया है, तो आज हम यहीं रुकेंगे, मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये लास्ट क्लास थी मेरी, इसके बाद अभी आज आपकी कोई क्लास नहीं है।